संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर में वी आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ कैंसर केयर। तो बहुत ज़रूरी है ये समझना कि कैंसर केयर में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान में रखना है, और कौन सी वो वेरिएबल्स हैं विच हेल्प अ पेशेंट to deal with this whole experience of cancer and come out from it। तो जो हमें फैक्टर्स जनरली मालूम है और जो बहुत इफ़ेक्टिव भी हैं, वन इज़ कि हमारी जो जांच हुई है, जो डायग्नोस्टिक हुआ है, उसकी क्वालिटी क्या है। दूसरी, जो हम मेडिसिन्स ले रहे हैं वो किस तरह से प्रिस्क्राइब्ड हैं, हम किस तरह से उनको ले रहे हैं। तीसरा, जिन डॉक्टर्स के आप पास जा रहे हैं वो स्पेशलिस्ट हैं इन द फील्ड ऑफ ऑन्कोलॉजी, ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ एक जो बहुत बड़ा फैक्टर बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जब आपका कैंसर का एक्सपीरियंस शुरू हुआ, आपने जब ट्रीटमेंट को शुरू किया, तो आप जो सेल्फ हीलिंग सिस्टम है बॉडी का, अपनी बॉडी का जो सेल्फ हीलिंग सिस्टम है, वो आपने ट्रिगर किया या आपने नहीं ट्रिगर किया। क्योंकि अगर वो ट्रिगर नहीं हुआ है तो और जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी क्वालिटी चाहे जितनी भी अच्छी हो, उनका जो इफ़ेक्ट है वो उतना स्ट्रांगली नहीं हो पाएगा और बीमारी से बाहर निकलने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो हमको इसको इस तरह से समझना है। सपोज हम अपने घर में एक मिक्सी को यूज़ करते हैं, तो मिक्सी में अगर आपने सारी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डाल दी, बादाम भी डाल दिए, फ्रूट्स भी डाल दिए, वेजिटेबल्स भी डाल दी, बहुत अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर डाल दिए, लेकिन अगर मिक्सी का जो ब्लेड है वो एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है तो वो मिक्स होगा नहीं ठीक से, और जब तक मिक्स होगा नहीं, जब हम उसको अंदर लेंगे तो वो पूरा सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो ये जो ब्लेड है मिक्सी का, जो एफिशिएंटली काम करना है, ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से हम चाहे जितनी दवाई ले रहे हैं, हम जितना अपनी केयर कर रहे हैं, उसमें हमने जो हमारा सिस्टम है सेल्फ हीलिंग का, उसको ट्रिगर किया है कि नहीं। जैसे कि अगर दो पेशेंट्स हैं, दोनों को सिमिलर तरह का कैंसर है, दोनों की स्टेज भी सेम है, दोनों को दवाई हम बराबर सेम दवाई देते हैं, लेकिन उसका इफ़ेक्ट दोनों पेशेंट्स के ऊपर डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है कि एक पेशेंट बिल्कुल बीमारी से बाहर आ जाए इस दवाई को लेके, और हो सकता है कि दूसरे पेशेंट की बीमारी आगे बढ़ती रहे और ज़्यादा फैल जाए और उसका जो प्रोग्नोसिस है वो धीमे धीमे और ज़्यादा बदतर हो जाए ठीक होने की बजाय। तो इसमें जो ये प्रोबेबिलिटी होती है, तो इसमें समझना ये है कि सेम दवाई, सेम डॉक्टर, सेम तरह की केयर ने अलग अलग आउटकम्स क्यों दी। अलग अलग आउटकम्स इसलिए दी क्योंकि एक इंसान इस पूरी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए अंदर से तैयार था और इस चीज़ के लिए बिल्कुल उसने अपने दिमाग में सोच लिया था कि मुझे कैंसर के एक्सपीरियंस से बाहर आना है। जो दूसरा मरीज है उसने अपनी जो प्रिपेयर्डनेस है वो पूरी तरह से नहीं की और फिर कैंसर की बीमारी फैलती चली गई डिस्पाइट ऑल द वेरी गुड मेडिसिन्स। तो जो हम संजीवनी में वेलनेस सेंटर चलाते हैं उसमें एफर्ट ये है कि जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनको ये सिखाना कि आप अपने जो सेल्फ हीलिंग सिस्टम है उसको किस तरह से ट्रिगर करिए। तो उसके लिए समझना ये ज़रूरी है पहले कि हमारा जो सेल्फ हीलिंग सिस्टम है वो है क्या, किस तरह से ट्रिगर होता है और है क्या। तो सेल्फ हीलिंग सिस्टम बेसिकली हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो किस तरह से काम कर रहा है। अगर कैंसर के सेल्स हर शरीर में होते हैं, क्या ऐसा हो जाता है कुछ बॉडीज के अंदर कि कैंसर डायग्नोज होता है,
अगर कैंसर के सेल्स हर बॉडी में होते हैं तो कुछ बॉडीज में ऐसा क्यों हो जाता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें कहते हैं कि कैंसर हो गया है? बिकॉज इन बॉडीज में कैंसर के सेल्स और इम्यूनिटी सिस्टम में जो लड़ाई हुई, उसमें इम्यूनिटी सिस्टम अगर हार गया तो कैंसर के सेल्स अग्रेसिव हो जाते हैं. इन अ नॉर्मल बॉडी, immunity system takes care of these cancer cells apart from every other cell or every other bacteria or every other virus which can be harmful to the body. अगर इम्यूनिटी सिस्टम और कैंसर सेल की ही लड़ाई है बेसिकली, तो कैंसर तब होगा जब इम्यूनिटी सिस्टम हार जाएगा. इम्यूनिटी सिस्टम हारेगा कब? जब वो कैंसर सेल से कमजोर हो गया है. तो हमें ये पता करना कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम हमें किस तरह से स्ट्रांग करना है, और अगर हमें ये जानना है और इसके ऊपर काम करना है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग कैसे हो, तो ये पता करना कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम डिपेंड किन चीजों पे करता है. हम किस तरह से अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बिना जाने हुए हम उसको वीक करते चले जाते हैं. और ये समय होता है जब कोई भी बीमारी इंक्लूडिंग कैंसर कैन इन्वेड योर बॉडी. और कैंसर में तो क्या होता है, आपके अपने सेल्स आपके अगेंस्ट रिवोल्ट कर देते हैं. ये कोई ऐसी बीमारी नहीं जो बाहर से आई है, अंदर से जनरेट हुई है. अंदर से इसको समझना है, अंदर से समझना है कि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम किस चीज पे डिपेंड कर रहा है और मुझे उसको किस तरह से स्ट्रांग करना है. तो 3 फैक्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन द इम्यूनिटी सिस्टम. वन इज कि आप क्या खाते हैं, आप किस समय पे खाते हैं, आप किस भावना के साथ खाते हैं, आप किस कॉम्बिनेशन में खाने को खाते हैं. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा फील्ड है जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है. दूसरी चीज ये कि आप सांस किस तरह से लेते हैं, आप सांस कितना लेते हैं. क्योंकि अभी तो साइंटिस्ट्स हैव प्रूव्ड दैट इन द ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी इट इज डिफिकल्ट फॉर द कैंसर सेल्स टू थ्राइव. तो आप सांस कितना लेते हैं और किस तरह से सांस लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है. और तीसरी चीज़ ये है कि आप किस तरह से सोचते हैं, आप किस तरह से अपनी लाइफ में जो आपकी सिचुएशन है जिसके अंदर आप हैं, जो आपके सर्कमस्टांसेस हैं, आपके आसपास जो लोग हैं, आप उनके जो एक्शंस हैं, उनके जो वर्ड्स हैं, उनको किस तरह से आप रिस्पॉन्ड करते हैं. अगर ये 3 चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए, तो वेलनेस सेंटर में जो हमने कोर्स डिज़ाइन किया है 36 सेशंस का है, और उसमें एफर्ट ये है कि हम उन तीनों चीज़ों पे किस तरह से पेशेंट को सिखाएं कि आपको नंबर 1 तो ये कि जो भी पेशेंट वेलनेस सेंटर में आए उसको ये समझाया जाए कि आपकी जो हेल्थ है वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है. क्योंकि दवाई तो ऐसी चीज़ है जो बाहर से दी जा सकती है, और दवाई एक ऐसी चीज़ है जो रोते गाते उठते बैठते पेशेंट को ज़बरदस्ती भी दी जा सकती है. अगर वो खा नहीं रहा है तो उसको इंजेक्शन के थ्रू दी जा सकती है, ड्रिप के थ्रू दी जा सकती है. लेकिन जो अपना हीलिंग सिस्टम है वो जबरदस्ती नहीं ट्रिगर किया जा सकता. तो दवाई का एक फायदा ये है कि आप किसी भी पेशेंट को किसी भी अवस्था में किसी ना किसी तरीके से आप दवाई उसको दे देते हैं और वो अपना थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर कर देती है. लेकिन अगर आपको सेल्फ हीलिंग सिस्टम को ट्रिगर करना है तो उसमें पेशेंट का जो रोल है वो सबसे बड़ा है. तो जब हम वेलनेस सेंटर में अपने सेशंस शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज जो पेशेंट्स को बतानी है वो ये है कि आपकी हेल्थ आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और
जब तक आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को लोगे नहीं, तब तक आपका हीलिंग सिस्टम जो है अपने आप से काम करना शुरू नहीं करेगा, और जब तक वो काम करना नहीं शुरू करेगा, आप सबसे अच्छी मेडिसिन्स, आप सबसे अच्छे कैंसर केयर के तरीके को ले लीजिए, इट विल नॉट वर्क. सो इफ यू रियली वांट, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी कैंसर की बीमारी जड़ से पूरी तरह से हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो आपको काम अपने आप करना पड़ेगा. हम वेलनेस सेंटर में आपको सिखाएंगे कि वो काम करना किस तरह से है और कितनी एफिशिएंटली करना है. वी विल सपोर्ट यू इन दैट, बट काम करना खुद से है. तो जब पेशेंट वेलनेस सेंटर में आए तो उसकी प्रिपेयर्डनेस ये रहे कि यहाँ जब मैं आया हूँ तो मैं अब जिम्मेदारी से जो चीजें यहाँ पे सीख रहा हूँ उसको मैं अपनी लाइफ के अंदर फॉलो करूँगा. और ये समझना बहुत ज़रूरी है पेशेंट के लिए कि आज तक मैं अपनी ज़िंदगी को जिस तरह से जी रहा था या जी रही थी, उससे आज मेरी ये अवस्था है कि मुझे किसी भी बॉडी के पार्ट में कैंसर है. अब जब दवाई देंगे तो इस समय का कैंसर बाहर निकल जाएगा, लेकिन अगर रहने का जो तरीका था उससे ये जनरेट हुआ है, अगर वो रहने का तरीका चेंज नहीं होगा तो इट इज नॉट अ वेरी गुड स्टोरी. तो दिस इज व्हाट द पेशेंट नीड्स टू अंडरस्टैंड ऑन द फर्स्ट डे कि जो दवाई है, जो सर्जरी है, जो केमोथेरेपी है, जो रेडिएशन है, वो बहुत अच्छा काम करती है. लेकिन काम किस चीज पे करती है? हमारी जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ द बॉडी है उसके ऊपर. हमारा जो आज की सर्जरी या आज की केमोथेरेपी है वो हमारे शरीर को 2 साल बाद क्या होने वाला है उसको किस तरह से डील करना है ना उसको सिखाती है ना डील कर सकती है. So this is very important for the patient to understand that whatever relief that they have got from the medicine is right now, is for the present status of the body. So if we need to get rid of the cancer in totality, and if we want to help our doctors कि अगर उन्होंने कुछ follow up medicines दी भी हैं कि वो किस तरह से हमारे बॉडी में काम करें, then we need to take this responsibility of our health in our own hands. So this is the first thing that the patient needs to be prepared for. Then we will start the sessions. So अगर हमारे 3 फैक्टर्स हमने बात किया, पहली बात आप क्या खाते हैं, कब खाते हैं, किस कॉम्बिनेशन में खाते हैं, किस भावना से खाते हैं. इसके लिए वी विल हैव न्यूट्रिशन सेशन. तो न्यूट्रिशन का जो सेशन होगा उसमें पूरा जो एम्फसिस है वो ये बताने का नहीं है पेशेंट को कि इसमें कैल्शियम होता है, इसमें प्रोटीन होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. हम जिस तरह के पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं उनको ये सब चीजें ना उतनी समझ में आती हैं और ना वो इस नॉलेज का यूज कर सकता है. तो जब आप न्यूट्रिशन का सेशन ले रहे हैं तो उनको आप बताइए कि आपका जो अभी प्रेजेंट जो न्यूट्रिशन चार्ट है उनसे आप सुबह से पूछिए, आप सुबह से रात तक क्या क्या खाते हैं, किस समय पर खाते हैं, क्या पीते हैं. नंबर 1. नंबर 2, आपको ग्रेजुअली उसके अंदर चेंज करना है. न्यूट्रिशन या जो हम खाना खाते हैं वो ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन के अंदर कोई अपनी आदत को चेंज कर सकता है. कोई नहीं कर सकता है. Despite the fact that I want to come out of cancer, it is not possible for me कि कल तक मैं एक तरह का खाना खाती थी, आज से मैंने बिल्कुल दूसरी तरह का खाना खाना शुरू कर दिया. It is very difficult. So you have to help the patient कि आपको सुबह से उठ के क्या क्या चीजें खानी है, किस तरह से खानी है और क्या चीजें बिल्कुल नहीं खानी है. तो हम लोग जो अपना न्यूट्रिशन यहाँ पे सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को, which is basically based on those experiments which have been done with the cancer patients and led to some beautiful positive results. So number 1 कि हम इस समय पे अपना जो दूध का कंजम्पशन है उसको धीमे धीमे कम करके बिल्कुल बंद कर देंगे,
क्योंकि आजकल जो दूध मिलता है उसके अंदर केमिकल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। आजकल जो दूध मिलता है, जो वो जिस तरह से निकाला जाता है, एक जान, एक शरीर के अंदर से निकाला जाता है, तो जिस तरह से निकाला जाता है उसका बहुत इम्पैक्ट होता है ऑन द क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ दैट फूड। तो जब हम अपने घर में गाय पालते थे और गाय को खुद से खाना खिलाते थे और उसके बछड़े को दूध देने के बाद हम उसका थोड़ा सा दूध अपने कंजम्पशन के लिए लेते थे, वो एक चीज होती थी। आज हम गाय पालते हैं सिर्फ इसलिए कि वो कम से कम 40 किलो दूध दे एक दिन में, और उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हार्मोनल इंजेक्शंस देते हैं, क्योंकि कोई गाय ऐसी नहीं है जो साल भर दूध देती रहे। तो हार्मोनल इंजेक्शंस देने के बाद और जिस तरह से मशीन से दूध निकाला जाता है, उसके अंदर टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और ये वो टाइम है हमारी केयर करने का बॉडी को, कि जिसमें ना सिर्फ कि जो ऑलरेडी टॉक्सिन्स हैं उनको हमें निकालना है, बट हमें एडिशनल टॉक्सिन्स तो बिल्कुल लेने ही नहीं है। तो इस समय पे कोशिश करेंगे कि हम दूध का जो कंजम्पशन है उसको धीमे धीमे बिल्कुल बंद कर देंगे। अगर आप कल से बंद कर सकते हैं तो कल से बंद कर देंगे। दूसरी चीज चीनी। चीनी में कोई बुराई नहीं है, मिठास में कोई बुराई नहीं है, बट चीनी जिस तरह से रिफाइन करके बनाई जाती है उसके अंदर इतने केमिकल्स ऐड हो जाते हैं दैट वी नीड टू अवॉइड टेकिंग शुगर। तो आप गुड़ लीजिए, अगर आपको मीठा खाना है तो आप गुड़ लीजिए, लेकिन चीनी का कंजम्पशन बंद करिए। तीसरी चीज मैदा और गेहूं जिसके अंदर ग्लूटेन बहुत ज्यादा आता है, उसका कंजम्पशन बंद करिए, क्योंकि वो अंदर जाके आपके सिस्टम में बिल्कुल अटक जाता है और बाकी जो खाना आप खा रहे हैं उसको प्रोसेस होने में दिक्कत प्रोड्यूस करता है। तो इन तीनों चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करिए। दूसरी चीज़ ये कि आप अपने खाने के अंदर रॉ वेजिटेबल्स एंड रॉ फ्रूट्स, इसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना है। और किस तरह से करना है वो न्यूट्रिशन का अलग सेशन होगा, जिसमें बताया जाएगा कि किस समय पर कौन सा फ्रूट्स खाएंगे कि वेजिटेबल्स खाएंगे, किस समय पे खाना खाएंगे, किस समय पे हमारी पाचन क्रिया जो होती है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सबसे ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रहा है। तो उस हिसाब से खाना खाना है, कोई अलग से सप्लीमेंट खाने की जरूरत नहीं है। आपका अपना खाना जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में खाते हैं उसी को क्या बढ़ाना और क्या घटाना है और किस समय पे खाना है, बस ये चीज को समझना है और उसको बिल्कुल डिलीजेंटली फॉलो करना है। सो दिस इज रिगार्डिंग द न्यूट्रिशन सेशन। नंबर 2, ब्रीदिंग। जब आप सांस ले रहे हैं, भरपूर सांस पहली बात ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, और जिस तरह से आप बैठ के खड़े होके सांस ले रहे हैं, उस टाइम शरीर इस अवस्था में है क्या कि जो आपने सांस लिया वो पूरा का पूरा अंदर गया या नहीं गया। जैसे हम पाइप में पानी डालते हैं, तो पाइप में आप पानी कितने भी प्रेशर से डालिए, कितना भी ज्यादा डालिए, जब तक वो पाइप मुड़ा तुड़ा रहेगा वो पानी उस पाइप के थ्रू नहीं जा सकता है। इसी तरह से सांस लेने के टाइम हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर आप बैठ के कर सकते हैं तो बैठ के आपको सांस किस तरह से भरपूर सांस लेना है, पूरे टाइम, कायदे से पूरे टाइम लेना है। अगर पूरे टाइम नहीं आपका ध्यान सांस पे है तो कम से कम 1 घंटे में आंखें बंद करके 20 से 30 सांस आपको पूरी अवेयरनेस के साथ लेनी है इन अ नॉर्मल वे। आप 2-3 सांस के बाद आप देखेंगे आपकी सांस खुद से लंबी होती चली जा रही है। तो जब कैंसर का ट्रीटमेंट आपका चल रहा है तो उस टाइम पे ये पूरा सांस के ऊपर फोकस कैसे करना है, क्यों करना है, और किसी भी पोजीशन में रहते हुए कैसे करना है, ये आपको यहाँ पे योगा और प्राणायाम के सेशंस में वेलनेस सेंटर में हम लोग पेशेंट्स को सिखाते हैं। लेकिन जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको ये चीज़ पहली बात समझनी है और रोज पेशेंट्स को बताती रहनी है, क्योंकि वो पहली बार शायद ये चीज़ सुन रहे हैं। तो जब तक वो रोज नहीं बताई जाएगी कि जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तब तक पेशेंट को उसकी रेलेवेंस नहीं समझ आएगी।
अगर न्यूट्रिशनिस्ट आके खाली ये बता देगा कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, इस समय पे खाना है, नहीं खाना है, वो जरूरी है, लेकिन हमें पहले ये बताना है कि वो आपकी कैंसर की बीमारी में किस तरह से आपको हेल्प करता है। जब तक पेशेंट को ये नहीं पता रहेगा कि कैंसर की बीमारी में उसको मदद क्या मिल रही है इस पूरे न्यूट्रिशन के सेशन से, तब तक उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। उसको अभी और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है सिवाय इसके कि मेरा कैंसर ठीक होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेटर्स को ये लगातार बताना है कि जो सेशंस यहाँ पे हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं और वो कैंसर की बीमारी को हटाने में हमेशा के लिए जड़ से किस तरह से हेल्प करेंगे। दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो फॉर द न्यूट्रिशन सेशन, फॉर द ब्रीदिंग, the yoga and the pranayam session. Now the third thing which is very very important is कि हम किस तरह से सोचते हैं, हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, हम किस तरह से हर समय हमारे दिमाग में एक चक्र जैसा जो घूमता रहता है और उसके हिसाब से हम अपने आसपास की सिचुएशंस को रिएक्ट करते हैं, उसको किस तरह से समझना है। जैसे आप जब गुस्से में होते हैं, तो जब आप गुस्से में होते हैं तो आप सांस ठीक से उस समय पे ले ही नहीं सकते हैं। दूसरी चीज, आप गुस्से में क्यों हैं? आप गुस्से में इसलिए हैं क्योंकि आपको कोई जने का कोई एक्शन समझ में नहीं आ रहा है अपने आसपास, है ना? और समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे गुस्सा करने की कब जरूरत है? मुझे जब उससे डर लग रहा है, मुझे ये डर लग रहा है कि मैं ये जो मेरे आसपास आदमी है या सिचुएशन है, मैं इसको डील नहीं कर पाऊंगा, मैं डील नहीं कर पाऊंगा, ये डर है, और ये डर है तो गुस्सा है। अगर आपके आसपास कोई भी सिचुएशन है और ये कॉन्फिडेंस है कि मैं इसको डील कर सकती हूँ, तो फिर डर किस चीज का है? डर नहीं है, और डर नहीं है तो गुस्सा नहीं है। तो अगर डर की वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, तो जो बॉडी के अंदर मैंने जो डर पैदा किया, जो है नहीं पर मैंने परसीव किया, तो मेरा इम्यूनिटी सिस्टम उस टाइम क्या काम कर रहा है? उस डर को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी कोई रीजन नहीं है। तो पूरा इम्यूनिटी सिस्टम किस में लगा हुआ है? आपके डर को डील करने में। और वो एक बहुत अच्छा टाइम है किसी भी ऐसी बीमारी को आपके शरीर में जनरेट होने का या बाहर से आने का, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम बिजी है। अगर आप लगातार अपने इम्यूनिटी सिस्टम को इस तरह से बिजी रखेंगे, दुखी होकर, परेशान होकर, गुस्सा होकर, डर के, डिप्रेशन में, तो इम्यूनिटी सिस्टम लगातार बिजी रहेगा इन्हीं सब इमोशंस को डील करने में, क्योंकि वो बॉडी को तैयार कर रहा है कि ऐसी प्रॉब्लम हुई तो कैसे रिएक्ट करेगी बॉडी। लेकिन प्रॉब्लम तो है ही नहीं ना, कोई तो कुछ होगा नहीं। मैं तो यहाँ पे सोच के बैठी हूं, मैंने अपना डर खुद से क्रिएट किया है। ऐसा तो है नहीं कोई आ रहा है और आके मुझे मारने वाला है इसलिए मुझे उसको वापस मारना है। तो बॉडी मुझे क्या तैयार कर रही है कि कोई आ रहा है, वो मुझे मारेगा तो मैं उसको वापस मारूंगी। और अगर मुझे वापस मारना है तो बॉडी स्ट्रेंथ क्रिएट करेगी अपने अंदर से। और स्ट्रेंथ कहां से क्रिएट करेगी? कौन क्रिएट करेगा? आपका इम्यूनिटी सिस्टम। तो आपने स्ट्रेंथ क्रिएट कर रहे हैं किसी को मारने के लिए, पर कोई मारने तो आ ही नहीं रहा है ना। आप अपने दिमाग में सोचे जा रहे हैं, अपने दिमाग में सोचे जा रहे हैं, मेरा हस्बैंड इस तरह से मुझे परेशान करता है, मेरी वाइफ इस तरह से परेशान करती है, मेरा बेटा पढ़ता लिखता नहीं है, मेरी बेटी इस तरह से करती है, आप मेरी मदर इन लॉ ये करती हैं। तो आप डर, गुस्सा क्रिएट कर रहे हो, है नहीं कुछ। तो बॉडी को किसी चीज से डील नहीं करना है, तो बेकार में आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है यूज अप हो रहा है, वेस्ट हो रहा है उस चीज में। तो ये आपको समझना है पहली बात। और समझने के बाद मैं आपको कह दूं आज कि आप पॉजिटिवली सोचना शुरू कर दीजिए, आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। उसके बावजूद, मुझे ये पता होने के बावजूद कि मेरा कैंसर ठीक हो जाएगा अगर मैं पॉजिटिवली सोचूंगी, तो मैं पॉजिटिवली सोचना नहीं शुरू कर सकती हूँ, क्योंकि पॉजिटिवली सोचना भी एक आदत होती है, एक प्रोसेस होता है। मुझे पता होना ही चाहिए
कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं उसको किस तरह से डील करूं। तो आप अपनी सिचुएशंस को लाइफ में किस तरह से डील करें, ये आपको यहाँ पे वेलनेस सेंटर में साइकोथेरेपी के सेशंस के थ्रू सिखाया जाता है। अपने शरीर को पूरा का पूरा खोलना कैसे है, बंद करके नहीं रखना है, क्योंकि जब वो बंद करके रहता है ना तो आपकी सांस ठीक तरह से पूरी की पूरी ट्रैवल करती है, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है, ना आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक से हो पाता है। और जब तक ये दोनों चीजें ठीक से नहीं होंगी तो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी ऑफ द गुडनेस दैट इज कमिंग थ्रू द ऑक्सीजन, इट विल नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब। तो उसके लिए अपने शरीर को खोलना कैसे है, बिकॉज हर बार जब आप अपने पूरे शरीर को खोलते हैं तो उसके साथ आपका मन खुल जाता है, और जब मन और शरीर दोनों खुल जाते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अपने आप नॉर्मल हो जाता है। आप जो भी चीज अंदर लेंगे, जो आप दवाई अगर आप अंदर लेंगे तो वो एब्जॉर्ब होगी, जो आप पूरी ऑक्सीजन अंदर लेंगे वो आपकी पूरी एब्जॉर्ब होगी, तब आपकी कैंसर जो है जड़ से हमेशा के लिए चला जाएगा। सिर्फ यहाँ पे सुनना और सीख लेना काफी नहीं है, सुनना, सीखना और अपने शरीर में और अपनी जिंदगी में लगातार उसको उतारते जाना, उससे सिर्फ कैंसर से नहीं, उनकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में उनसे उनको किस तरह से छुटकारा मिल जाएगा। अगर पेशेंट को अपनी बीमारी खुद समझ में आ गई और उससे लड़ने का तरीका समझ में आ गया, फिर और किसी चीज की जरूरत